पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पीटी 365 हम कर रहे थे। एक इसमें टॉपिक खत्म हो गया था। दूसरा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी कब लगी थी? जून 25 1975। ठीक है, और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है कहाँ से लिया गया था? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ऑल्दो ये कई प्रोविजंस जो हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे भी लिए गए हैं। इसमें कई सारे प्रोविजन इमरजेंसी के। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन आउटलाइन 352, मतलब आर्टिकल 352 से 360 तक है। 352 जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस में आता है? पार्ट 8, पार्ट 18। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी किस प्रोविजन पार्ट में है, तो पार्ट 18 में। रेशनल बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन क्या है? टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितनी तरह की इमरजेंसीज हैं? नेशनल इमरजेंसी जो आपका 352 के अंडर में है, प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टेट पर लगता है, आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी स्टेट सेंटर दोनों पर लगता है, आर्टिकल 360। अब जो भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है उसको अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा। वो चाहे आपकी नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रेसिडेंट्स रूल हो, वो सारे जो है उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो और दोनों हाउस से चाहिए होता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन दोनों हाउस से अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसमें ये नहीं पता है कि नेशनल की, ठीक है, ये बात कर रहा है बेसिकली, अगर ये 6 मंथ वाली बात है तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है कि 6 मंथ तक इन्फोर्स रहेगी अगर उसको अप्रूव नहीं मिलता। ठीक है, proclamation must be approved by the both house of parliament within 1 month of its issuance. If approved, emergency remain in force for 6 months and can be extended indefinitely with parliament approval every 6 month as per article 44। ठीक है, कह रहा है कि 1 महीने के अंदर में आपको अप्रूवल ले लेना है पार्लियामेंट का अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो, और जब अप्रूव हुआ तो 6 महीने के लिए वो मतलब इमरजेंसी रहेगी, और फिर 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हो, और ऐसा हर 6 महीने के बाद एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल के द्वारा उसको एक्सटेंड कर सकते हो इन्फिनाइट टाइम तक। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था, ये 6 महीने वाला क्लॉज जो था ये बाद में जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर और जो रेजोल्यूशन है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी था, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ शायद, कि कैबिनेट, जो कैबिनेट वर्ड है, ठीक है, कैबिनेट वर्ड केवल और केवल इमरजेंसी प्रोविजन में आपको देखने को मिलता है कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो रिटर्न में देते हैं कि इमरजेंसी को हम अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ इसी क्लॉज में दिखता है, आर्टिकल आर्टिकल 352 में। ठीक है, और किसी में नहीं है कैबिनेट वर्ड कहीं पे, कैबिनेट मिनिस्टर की बात यहीं पे है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? इफ Lok Sabha is dissolved during emergency period without approving its continuation, proclamation survive up to 30 days from first sitting of newly constituted Lok Sabha, provided the Rajya Sabha has approved its continuation in the meantime। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो इमरजेंसी लग गई और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लेकिन राज्यसभा तो डिसॉल्व होगी नहीं, तो राज्यसभा ने अगर अप्रूव कर दिया तो उस समय चलता रहेगा, इमरजेंसी चलती रहेगी, और जब नई लोकसभा बन के आएगी उसके 1 महीने के अंदर अगर वो प्रोविजन मतलब इमरजेंसी को मतलब इमरजेंसी का जो अप्रूवल है वो नहीं मिला लोकसभा से, तो 1 महीने के अंदर वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल सर्कमस्टांस था कि अगर लोकसभा मान लो डिसॉल्व हो गई, और अगर नहीं डिसॉल्व होती है तो लोकसभा का टेन्योर जो है 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली 5 साल का टेन्योर होता है, अभी मतलब अमेंडमेंट आने वाले हैं, खैर अभी नहीं है, तो अभी तक जो है लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, और अगर इमरजेंसी लग जाती है तो वो उसको 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, हर 1 साल पे वो बढ़ाया जा सकता है, और वो इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और रिवोकेशन कैसा होता है? प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन एनी टाइम थ्रू अ सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन, दिस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, उनको मतलब प्रोक्लेमेशन के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन रिवोकेशन के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेसिडेंट अपने आप रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, या 21 प्रेसिडेंट का हुआ। दूसरे में इफ लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू डिसअप्रूव
continuation of emergency, it must be done by simple majority. ठीक है, इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, इमरजेंसी हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी। और उसमें जब लगाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हटाने में कोई भी हाउस, मतलब कोई भी हाउस नहीं, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा इसमें कह रहा है, लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से भी रेजोल्यूशन पास कर देती है तो इमरजेंसी हट जाएगी, या प्रेसिडेंट खुद से ही रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस ब्रॉड आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम में आया था, क्योंकि जनता पार्टी के लीडर बहुत सफर किए थे इमरजेंसी के टाइम, या कह सकते हो सारे अपोजिशन के लीडर जो थे सफर किए थे। तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने कई सारे चेंजेस किए कि इमरजेंसी आराम से नहीं लगाई जा सके। ठीक है, पहले तो ये जब ये प्रोविजन नहीं थे तो कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहा रहे थे और एक सेक्रेटरी प्यून सेक्रेटरी जो भी आया था, एक कागज पे उनसे साइन करवाया और बोला कि, उन्होंने पूछा उससे कि ये क्या था, कह रहा सर आपने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है तो इसलिए प्रोविजन इसके मजबूत किए गए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। पहला रिटर्न, और आखिरी बार आवाज कट रही है। ठीक है, तो पहले आखिरी बार कैबिनेट क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? removal of Article 275A, it gave power to Government of India to deploy any armed force of Union or any other force to deal with any grave situation of law and order in any state। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, सर की इसको भी आवाज हटा दिया बहुत गया। ब्रेक हो रही है। कि मतलब, एक मिनट, अभी सही है। हाँ सर, बीच में तो आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। Changes brought after internal emergency through Article 44th Amendment, through Amendment 44th Amendment Act 1978। ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया था। जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। जनता पार्टी एक्चुअली एक पार्टी नहीं थी, सिंगल पार्टी नहीं थी कह सकते हो, वो एक तरह की कोलिशन थी कई पार्टीज की, जो इमरजेंसी में जो भी अपोजिशन के लीडर सफर किए थे या जो भी पार्टी सफर की थी, उन्होंने एक कोलिशन बनाया था जनता पार्टी एक तरह का। ठीक है, सिंगल पार्टी नहीं थी वो, एक तरह की कोलिशन थी। और उसमें दो पीएम हो रहे थे, मतलब दो पीएम थे। पहले तो मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह भी कुछ दिन के लिए थे। ठीक है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट लाए थे उन्होंने, जैसे पहला था रिटर्न अप्रूवल। इमरजेंसी लगाने के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनकी रिटर्न एडवाइस चाहिए होगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, वो प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस देंगे कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, लगानी है। क्योंकि जो पहली इमरजेंसी लगी थी उसके पहले इंटरनल इमरजेंसी, उसमें क्या हुआ था कि बस एक कागज आया प्रेसिडेंट के पास, उस पर उन्होंने साइन कर दिया और पता चला कि भाई आपने इमरजेंसी लगा दी। तो वैसे नहीं, उनको रिटर्न एडवाइस देनी पड़ेगी, लिख के बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं इसलिए हमें इमरजेंसी लगानी है। फिर फंडामेंटल राइट की बात है, उसमें जो आर्टिकल 359 था उसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया गया। मतलब जो राइट टू प्रोटेक्शन था, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, इनको पहले सस्पेंड कर देते थे, लेकिन अब ये कहा गया कि ये इन्फोर्सिबल रहेगा। क्योंकि आपने वो केस सुना होगा, ईडीएम जबलपुर। ठीक है, ईडीएम जबलपुर, ईडीएम जबलपुर केस, ये इमरजेंसी का केस था। और इसमें क्या हुआ था कि कोई 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 लड़का था, उसको पुलिस उठा के लेके चली गई थी, और उसके जो पिताजी थे वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि क्योंकि इमरजेंसी लगी है हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है इस समय। ठीक है, राइट टू लाइफ नहीं है, तो अब हाबिस कॉर्पस भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए
एडीएम जबलपुर बड़ा इन्फेमस केस था, उसको ही रेक्टिफाई करने के लिए फिर फंडामेंटल ये प्रोविजन आर्टिकल 359 का प्रोविजन था, इसको अमेंड किया गया। उसके बाद लोकसभा का टर्म जो था वो खिसका के 6 साल कर दिया गया था बीच में, फिर उसको वापस से करके 5 साल किया गया। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275A ये इंसर्ट किया गया था किसी अमेंडमेंट के द्वारा, शायद 42 के या किसी और था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो आर्म फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार खुद से ही। तो इसको चेंज किया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू all doubts and dispute arising out of or in connection with election of president or vice president shall be inquired into and decided by Supreme Court। इसको किया गया था क्योंकि उस समय अमेंडमेंट लाया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कि प्रेसिडेंट इनका इलेक्शन तो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में चैलेंज किया सकता, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों का इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम का इलेक्शन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट लाके कहा गया था, फिर उसको फिर से उस चीज को रेक्टिफाई किया गया और फिर से जो पुरानी सिचुएशन थी वो रखी गई और ये लाया गया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही की इलेक्शन को जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और बाकी जो भी संसद के इलेक्शन होते हैं वो हाई कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन पिटिशन के द्वारा। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है और ये आया था कब, 52nd अमेंडमेंट 1985 से। ठीक है, और डिफेक्शन मतलब होता है कि दो पार्टी हैं ए बी, ठीक है, ए बी, इसमें कुछ मेंबर हैं, इसमें कुछ मेंबर हैं। अब मान लो कि ये गवर्नमेंट में है, ठीक है, और ये अपोजिशन में है। अब इस गवर्नमेंट का अगर इसकी मेजोरिटी है और इसके मेंबर खिसक के इसमें चले जाएं, ठीक है, इसमें चले जाएं, तो ये माइनॉरिटी में आ जाएगा और ये मेजोरिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो खिसकना होता है ना, इसको डिफेक्शन कहते हैं कि वो दूसरी पार्टी में चले गए। Any question regarding question of arising out of defection is to be decided by presiding officer of the house। अगर डिफेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है कि मतलब किसी बंदे ने पार्टी बदल ली है, तो इसको कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, यानी स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, और उसके केस में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा के केस में। डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, अगर एक मेंबर वॉलंटरी अपनी पार्टी मेंबरशिप दे देता है, मतलब कोई एक मेंबर है किसी पार्टी पे के उससे चुनाव लड़ा है निशान से, और वो बाद में कहता है कि हम अपनी मेंबरशिप दे दे रहे हैं, मतलब हमें इस पार्टी का मेंबर नहीं रहना, कांग्रेस या बीजेपी किसी का भी मेंबर है, वो कहता है कि हम पार्टी सदस्यता छोड़ रहे हैं, तो वो माना जाएगा कि ये मतलब एक तरह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, एक तरह से डिफेक्शन का केस है और ये डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, मतलब उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी, लोकसभा की या राज्यसभा की जहाँ के मेंबर होंगे वो भी चली जाएगी। फिर वोट्स और abstains to vote in house contrary to the direction issued by his political party and such act has not condoned by the party within 15 days। ठीक है, मतलब जैसे आप कभी भी कोई जब लॉ पास होने वाला होता है या अमेंडमेंट पास होने वाला होता है, तो आप देखोगे पार्टी जो है विप इशू करती है, विप। ठीक है, विप, तो कभी आप सुनोगे 3 लाइन विप इशू की गई। ठीक है, तो विप एक तरह से डायरेक्शन होता है पार्टी मेंबर्स को कि आपको प्रेजेंट होना है या एब्सेंट होना है या जो भी करना है, या इसके किसी जो अमेंडमेंट है या लॉ है उसके खिलाफ वोट देना है या उसके सपोर्ट में वोट देना है, विप उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आपने विप को इग्नोर किया, मतलब उसको फॉलो नहीं किया, तो आप, अगर पार्टी ने उसका संज्ञान ले लिया कि भाई इन्होंने विप फॉलो नहीं किया और 15 दिन के अंदर उन्होंने कह दिया कि ठीक है इन्होंने विप फॉलो नहीं की, हम इनको अपने पार्टी का मेंबर नहीं मानते हैं, तो उनकी सदस्यता जा सकती है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो मेंबर। ठीक है, जिन्होंने विप फॉलो नहीं किया। उसके अलावा अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो अपनी पार्टी के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता, मतलब अपने कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, ऑल्दो इसमें टाइम नहीं लिखा है, एक टाइम होता है, शायद 2 महीने होता है, 1 महीने होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बिकम इफ ही ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इलेक्शन के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर, कोई मेंबर है XYZ, वो किसी पार्टी से नहीं, खुद की पार्टी से लड़ता है, तो और बाद में वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनोमिनेटेड मेंबर बिकम डिस्क्वालीफाइड इफ ही शी जॉइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम, हाँ, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, वो अगर कोई
पार्टी ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के बाद, 6 महीने के पहले वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एक्सेप्शन क्या है? लॉ अलाउज अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर इज इन फेवर। मतलब ये 2 एक्सेप्शन था इसमें, पहले ये एक हटा दिया गया, इसमें पहले वाले 1/3 वाला भी था, ठीक है, 1/3 वाला केस वाला हटा दिया गया, 2/3 वाला रिटेन किया गया है। इसमें है 1/3 वाला स्प्लिट का केस था, ठीक है, वो स्प्लिट, और ये 2/3 वाला मर्जर का केस है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर अगर वो किसी दूसरी पार्टी से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जो बचेंगे 1/3 ही बचेंगे आयरोनिकली, लेकिन 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी से मर्ज हो जाते हैं, और या वो पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो फेवर में है कि हम किसी दूसरी पार्टी से मर्ज हों, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे उसके मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और क्या केस है? इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा and then he could resign from his party and rejoin the party once he demitted the post। ठीक है, मतलब ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं या राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो पार्टी छोड़ सकते हैं जब वो ऑफिस पे मतलब वो जब प्रिसाइड करेंगे या जो वो स्पीकर हुए हैं, ठीक है, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं, और जब अपना स्पीकर से हटे वो फिर पार्टी ज्वाइन करने, उनके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। Presently, law does not provide time limit within which speaker or presiding officer have to decide on anti-defection case। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एंटी डिफेक्शन केस पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है, मान लो क्योंकि स्पीकर जो होता है नॉर्मली वो रूलिंग पार्टी से आता है, और अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन का केस है तो वो पेंडिंग रह जाता है, ये उनके फेवर में ही आता है, ठीक है। फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंशन है, तो नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए हमें रुकना पड़ा, हम यहीं से शुरू करते हैं इसको। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल, ठीक है। एक है कियोतो होलोहान केस 1992 का, और एक है मेघचंद सिंह केस 2020 का। इसमें जो कियोतो होलोहान केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कियोतो होलोहान केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है एंटी डिफेक्शन के केस में, एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो मेघचंद सिंह 2020 का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी है कि मतलब 3 महीने के अंदर में आपको 10th शेड्यूल से रिलेटेड पिटीशन को एड्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो एंटी डिफेक्शन के केसेस होते हैं पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि अगर वो स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है या उनके सपोर्टेड द्वारा होता है, उनकी कोलिशन का होगा, या और जो केसेस होंगे अगर रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ होंगे तो वो भी पेंडिंग में रह जाते हैं, ठीक है। फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमारे यहाँ क्या यूज होता है लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन में, फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP जो हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेसिकली, इसमें जैसे इलेक्शन हुआ तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 50% +1 वोट चाहिए होता है, पर जो FPTP होता है इसमें मेजोरिटी वोट चाहिए होता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो 50+1 हो, 50% +1 हो, उससे कम भी हो सकता है या 10% भी हो सकता है वोट। जो मैक्सिमम वोट अगर मान लो कि 10 कैंडिडेट हैं उसमें से जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो जीतेगा, ठीक है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट यानी FPTP में होता है। फिर ये दोनों का डिफरेंस दिया गया है एक तरह से, ये टेबल अच्छी है, इसमें जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जिसको कहते हो, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनका डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो पैरामीटर्स अलग अलग, फर्स्ट पास जोग्राफिकल यूनिट पर क्या है, जो FPTP होता है उसमें जोग्राफिकल यूनिट या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कैंडिडेट, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं या उसकी छोटी यूनिट भी हो सकती हैं। हमने देखा अपने इंडिया में कई बार आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें लोकसभा का इलेक्शन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, लेकिन अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो उसमें 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एक ही डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें काफ़ी बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा मंडल हो सकता है या स्टेट को ही कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहाँ पर पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। जो FPTP सिस्टम होता है इसमें कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है।
रिप्रेजेंटेशन, जो एफपीटीपी सिस्टम होता है, इसमें जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे एक ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। फिर वोटिंग प्रोसेस, जैसे कि बताया कि जो एफपीटीपी सिस्टम होता है उसमें कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसमें पार्टी को वोट दिया जाता है। ठीक है, पार्टी को वोट। सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो एफपीटीपी सिस्टम या सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है, इसमें मतलब मान लो कि किसी को 10% वोट मिला है, उसको हो सकता है 20% सीट मिली हो। ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे जो विनिंग पैटर्न है, जीतने का, सीट जीतने का क्राइटेरिया यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जितना क्या कहते हैं वोट मिलता है, उतनी ही परसेंट सीट मिलती है। ठीक है, और जीतने का क्राइटेरिया होता है 50% +1। ठीक है, लेकिन ये चीज इसमें नहीं होती सिंपल मेजोरिटी सिस्टम में। सिंपल मेजोरिटी में जिसके ज्यादा वोट वो जीत गया। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, एफपीटीपी इंडिया में भी फॉलो होता है, यूएस, यूके, कनाडा में भी फॉलो होता है। ठीक है, जहाँ पर लोकसभा और ये अपने यहाँ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों फॉलो होता है। इवन जो लोकल इलेक्शन होता है उसमें भी यही फॉलो होता है एक तरह से। ठीक है, शायद लोकल इलेक्शन में बैलेट सिस्टम है ना, पता नहीं। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसराइल या नीदरलैंड, जो छोटी कंट्रीज होती हैं वो इसको फॉलो कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए ज़्यादा जो बड़ी कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो नहीं कर पाती हैं। छोटी कंट्रीज में इजी होता है। इवन स्विट्जरलैंड वगैरह में भी शायद वही यूज होता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। फिर बेनिफिट क्या है यहाँ पर, मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड है। हमारे लिए बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने यही दिया था तो हमने वही फॉलो किया। अगर हो सकता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देते तो हम वो भी फॉलो करते, वही फॉलो करते। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में यही सिस्टम था एफपीटीपी वाला, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और हमने उसको ही फॉलो किया। ठीक है, इसमें बेनिफिट दिया है सिंपल टू अंडरस्टैंड, और ये फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, और इनकरेज वोट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन लोकेलिटी। और यहाँ पर क्या है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 पार्टी हैं, 10 पार्टी, हम कहते हैं कि जो भी पार्टी है वो किसी एक समूह को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, किसी भी तरह का समूह हो सकता है वो। हाँ, तो वो उसको रिप्रेजेंट करती है। अब उसको मान लो कि 10% ही वोट मिला है, या मान लो 5% ही वोट मिला है, तो उसको 5% सीट भी मिलेगी ना, उसको 5% सीट भी मिलेगी। तो इसका फायदा क्या हुआ कि हर जितने भी पार्टी हैं वो रिप्रेजेंट होंगी, या जितने भी यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही है उस इलेक्शन में वो रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम या एफपीटीपी है उसमें ये गारंटी नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है आपको 10% वोट मिले और सीट एक भी ना मिले। ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपने जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो बेनिफिट में इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज बेस्ड ऑन देयर वोट शेयर, fairer treatment of minority parties and independent candidates, fewer fewer votes are visited as more people's preferences are taken into account। ठीक है, fewer votes are visited मतलब इसमें क्योंकि सारे वोट काउंट होते हैं और किसी न किसी को असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो कैंडिडेट नहीं जीते उनका वोट तो वेस्ट हुआ एक तरह से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट हो रही है एफपीटीपी में। ठीक है, और उसमें मेजोरिटी या जिसको भी जिसने भी वोट दिया उनको तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मान लो कि इसको 10% वोट पाके कोई जीत गया, और बाकी जो 90% वोट है वो तो वेस्ट माना जाएगा एक तरह से। ठीक है, फिर कंसर्न्स क्या है, एफपीटीपी या सिंपल मेजोरिटी में ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपेयर टू देयर वोट शेयर। ये हमने देखा कि 24% या 30% पाकर भी कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट बना देता है। ठीक है, तो कम वोट शेयर में भी वो रूल कर रहा है, और हो सकता है जिसका ज़्यादा वोट हो उसको कम सीटें मिली हो। ठीक है, या उतने ही पैरेलल वोट में आने के बाद भी कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन बैठी हो। दोनों केस हो सकते हैं, कोई भी केस हो सकता है। डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज या स्मॉल ग्रुप्स। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी मतलब होता है कि जिनकी जिनकी संख्या कम हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। मान लो किसान हुए, किसान की अलग पार्टी है। ठीक है, अब उनको 10% ही वोट मिला, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाए वो, तो वो रिप्रेजेंट नहीं होंगे। जो भी हाउस होगा वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होंगे। किसी को मान लो कि 5% वोट मिला और उसको 2 सीट मिल गई, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ग्रुप को ऐसे। ठीक है,
कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर विद इन मल्टीपल स्मॉल पार्टीज। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कह रहा है कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर हो सकता है अगर कई सारी छोटी छोटी पार्टीज बन जाए। मान लो 2 पार्टी में तो सिंपल रहता है कि एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी अपोजिशन में रहेगी। लेकिन अगर कई छोटी छोटी पार्टीज हैं तो किसी को 5% वोट मिल रहा है, किसी को 10% वोट मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% +1 चाहिए होता है। ये मेजोरिटी जो भी उनका होगा 50% +1, या मेजोरिटी जो भी उनके हिसाब से होगा। ठीक है, हाउस की मेजोरिटी जैसे भी वो डिसाइड करते हो। तो अगर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज है, 5% वोट 10% वोट करके कई सारी पार्टीज होगी, अपना कोलिशन बनाती रहेंगी, बिगाड़ती रहेंगी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी ना। may result in coalition government which can be less stable in parliamentary democracy। कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल अनस्टेबल दोनों हो सकते हैं। जैसे अभी अपने आप ही कोलिशन गवर्नमेंट है एक तरह से, मेजोरिटी नहीं मिली है इनको, तो कोलिशन फॉर्मेशन है एनडीए का, वो इसमें रूल कर रहा है। तो स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। अब उनके जो जो उन्हीं के मेंबर है, मान लो एनडीए के ही, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें आपके साथ नहीं रहना, तो गवर्नमेंट चली जाएगी, इनकी मेजोरिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, तो अनस्टेबल होती है एक तरह से कोलिशन पार्टीज माना। फिर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 3 तरह के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। पहला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, दूसरा लिस्ट सिस्टम, और तीसरा मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या है, वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। अपने, हाँ, इसमें मतलब एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें अलग अलग कैंडिडेट के नाम होंगे, उसमें आप सबको रैंक दोगे कि भाई ये दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ऐसे करके। तो हर जितने भी वोटर होंगे उनके फिर उसमें गिना जाता है कि किसको पहला मिला है। तो जिसको ज़्यादा पहला मिला होगा उसको देखेंगे जीत रहा है कि नहीं। अगर ये 50% +1 है तो वो जीता माना जाएगा, अदरवाइज फिर काउंट करते हैं, रिकाउंट करते हैं, और जब तक किसी एक बंदे को 50% +1 ना मिल जाए तब तक वो प्रोसेस दोहराते रहते हैं। ठीक है, अपने यहाँ कहाँ कहाँ है, राज्यसभा में है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसको यूज करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, लिस्ट सिस्टम में क्या है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी नॉट इंडिविजुअल कैंडिडेट एंड द पार्टीज गेट सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर वोट शेयर। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ ईवीएम है, हम उसमें किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह देख के उस पर बटन दबाते हैं और देखते हैं कि ठीक है, जिसके ज़्यादा चुनाव चिन्ह होंगे, मतलब ज़्यादा जिसको वोट पड़ा वो जीत गया। पर यहाँ पे कैंडिडेट को हम वोट देते हैं। इसमें लिस्ट सिस्टम में पार्टी को वोट दिया जाता है। मान लो कि कांग्रेस का लोगो, बीजेपी का लोगो, ऐसे ऐसे करके लोगो होगा, उनको वोट दिया जाएगा। ठीक है, और वो फिर अपने कैंडिडेट डिसाइड करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को या इस जगह को। ठीक है, अब मान लो कि इसमें 100 वोट था। ठीक है, 100 वोट है और 4 पार्टी हैं, और किसी को 25% मिला, किसी को कुछ परसेंट मिला, उसके हिसाब से फिर मेजोरिटी डिसाइड होगी। मेजोरिटी यहाँ भी सेम रहेगा, 50% +1 पे मेजोरिटी होगी। और उसी के हिसाब से उनको सीट डिवाइड होगी, जो भी उनका हाउस होगा। फिर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन जर्मनी और न्यूजीलैंड। One candidate is elected through FPTP system from each territorial constituency. There are also additional seats that are filled based on various parties' percentage of votes. मतलब समझ लो कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सीट होती हैं, एक तरह से इनके कहने का मतलब है। एक जो है एफपीटीपी से फिल होता है, और दूसरा जो पार्टीज जितना परसेंट वोट पाई हैं उस बेसिस पर, मतलब किसी को 5% वोट मिला है, किसी को 10% वोट मिला है, तो उनको फिर एक मान लो कि एक कैंडिडेट जीत गया। अब जितनी सीट्स बचेंगी उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला खेल खेला जाएगा कि जिसको जितनी परसेंट वोट मिला है उस हिसाब से उनको सीट एलोकेट कर दो। ठीक है, तो ये मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसमें दोनों सिस्टम है एक तरह से। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज इसमें मेंशन किया गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में है, इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड विच वर्क्स अंडर द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ स्पीकर। इट रिप्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू हाउस और स्पीकर एंड सेक्रेटरीट फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय लोकसभा सेक्रेटरीट। अच्छा मतलब इसको हाउस द्वारा इलेक्ट या नॉमिनेट किया जाता है, इसको हाउस द्वारा इलेक्ट, अपॉइंट या स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, इवन इनके कई बार इनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है,
और ये जो अपनी रिपोर्ट है ये हाउस को देती हैं या स्पीकर या और सेक्रेटेरिएट को देती हैं। जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है वही इनको हेल्प प्रोवाइड करता है। और इनका ओरिजिन कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका ये सिस्टम था तो यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया गया। अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 deals with privileges of MPs and Article 118 gives parliamentary authority to make rules to regulate its procedure and conduct of business। मतलब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं ये ना ही स्टैट्यूटरी हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है। ये मतलब जो पार्लियामेंट होता है उसके द्वारा खुद ही बनाई गई हैं अपने प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, या इनके जो भी प्रोसीजर है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके जो डे टू डे बिजनेस है उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो कितनी तरह की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं? एक होती है एडहॉक, एक होती है स्टैंडिंग। एडहॉक मतलब जो जैसे कोई काम पड़ा तुरंत बना दिया और उसके बाद काम खत्म तो पार्ट वो कमेटी खत्म, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट होती हैं, वो हमेशा रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग इलेक्ट होंगे नहीं इलेक्ट होंगे, लेकिन वो कमेटी रहेंगी, ठीक है। एडहॉक कमेटी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश टास्क असाइंड टू देम, ठीक है। जैसे रेलवे कमीशन कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट पार्लियामेंट, ठीक है। फिर स्टैंडिंग कमेटी ये परमानेंट है और रेगुलर कमेटी है विच आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एंड सम अदर कमिटीज लाइक कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। ये स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट और रेगुलर कमेटी मानी जाती हैं। ये रहती भी हैं फिर भंग होती हैं, फिर बनती हैं, फिर भंग होती हैं, ऐसे। तो कई सारी कमिटीज हैं जो न्यूज़ में हैं और उनकी डिटेल्स दी गई हैं। जैसे पीएसी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पहली बार कब बनी थी? 1921 में, मॉन्टेग जेंसो रिफॉर्म के केस में, ठीक है, उसके बाद ही बनी थी। फिर कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। ये जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनको देखती है, खासकर कैग का रिपोर्ट, ठीक है। कैग का रिपोर्ट पीएससी के पास ही आता है। मतलब पहले कैग जो है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देंगे और पार्लियामेंट जो है पीएससी को देगी, ठीक है, ऐसे। फिर एस्टिमेट कमेटी ये कब बनी थी? पहली बार 1950 में। इसमें 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन और मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मिनिस्ट्री यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन मिनिस्टर इज unanimously elected as chairperson of PCOL Parliamentary Committee on Official Languages। ये कब बनी थी पहली बार? 1976 अंडर सेक्शन ऑफ 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। इसका उद्देश्य शुरू में क्या था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, उसके लिए जो भी मतलब उस समय जो भी रहा होगा, ठीक है, 10 साल में इनका था कि आफ्टर कमिटमेंट, ठीक है। Act envisages adoption of Hindi for official purpose, providing for constitution of committee 10 years after commencement of act। मतलब जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना था, ये हुआ था कि इसके 10 साल बाद एक कमेटी बनेगी, यही था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर, ठीक है। इसमें भी 30 मेंबर थे और एस्टिमेट कमेटी में भी 30 मेंबर थे, ठीक है। और भी ऊपर देखा था उसमें 22 मेंबर थे, ठीक है। तो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा में, और एस्टिमेट कमेटी में सारे के सारे लोकसभा से थे, ठीक है। इलेक्टेड अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। कैसे? थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले सिस्टम से, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है? रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड सबमिट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। कमिटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, कमिटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर स्पेशल राइट एंड इम्यूनिटीज। मतलब कहीं भी ये चीज डिफाइन नहीं है वैसे कि मेंबर से उनकी क्या प्रिविलेज है, ठीक है, ये कहीं डिफाइन नहीं है। बस उन्होंने तय कर लिया है कि अगर किसी को लगता है कि इन्होंने कुछ सीमा लांघी है तो उसके खिलाफ वो शिकायत कर देते हैं कि भाई इन्होंने अपना प्रिविलेज ब्रेक किया, या किसी को लगता है कि उसके प्रिविलेज हार्म हुआ है तो वो भी वहां शिकायत कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय आरएस चेयरमैन, ठीक है। और लोकसभा के केस में 15 मेंबर होते हैं जिनको स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, देखो राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं और लोकसभा के केस में 15 मेंबर होते हैं,
ठीक है, उनके चेयरमैन, और यहाँ स्पीकर उनको नॉमिनेट करते हैं। चेयरमैन ऑफ कमिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय RS चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ कमिटी। ठीक है, फिर है कैबिनेट कमेटी, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सब एक ही मतलब है उसका। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है इसके लिए। ठीक है, और नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस बात है। Government of India Transaction of Business Rules 1961 provide for their establishment. The cabinet make use of committee to facilitate decision making in specific areas. Political affairs committee, अच्छा ये अलग अलग कमिटीज हैं कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटीज का मतलब होता है कि जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो मेंबर है। ठीक है, और कोई भी कमेटी है उसमें अगर पीएम बाय डिफॉल्ट मेंबर है तो पीएम जो है वो हेड करेंगे उस कमेटी को, और अगर पीएम मेंबर नहीं है तो उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी उसका हेड हो सकता है। ठीक है, कोई भी कमेटी होगी इसमें पॉलिटिकल अफेयर है जो भी, अगर उसमें पीएम मेंबर है तो बाय डिफॉल्ट पीएम ही हेड होते हैं उस कमेटी के। ठीक है, तो कौन कौन सी कमेटी है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी। ठीक है, ये सब पीएम द्वारा चेयर की जाती हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं मेंबर होंगे, तो इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, पहले डिफेंस मिनिस्टर हेड करते थे वैसे। ठीक है, और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसलिए उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, दे यूजली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ ठीक है, नॉन कैबिनेट में और नॉट बार्ड। जो कैबिनेट मतलब कह रहा है कि जो ये कैबिनेट कमिटीज होती हैं इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी बार नहीं किया गया है, अगर इनवाइट किए जाएंगे तो वो भी मेंबर हो सकते हैं। फिर सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 98, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ। Parliament by law regulate recruit and conditions of service of person appointed to the secretariat staff of either house. However, so far no such law have been passed. ठीक है, फिर आर्टिकल 187 क्या है? मेक सिमिलर प्रोविजन, अच्छा ये स्टेट के लिए ऐसे ही लॉ बना रहा है। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीट फॉर हाउस ऑफ पीपल वर सेट अप व्हेन बोथ हाउसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब 1952 में। तो काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट और पार्लियामेंट सेक्रेटरीट दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट ये आपके राज्यसभा के लिए, और पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ये लोकसभा के लिए। ठीक है, 1952 में हुआ बना था ये। तो देयर नेम वर चेंज्ड इन 1954, राज्यसभा सेक्रेटरीट और लोकसभा सेक्रेटरीट। ठीक है, सेक्रेटरीट of both houses has been divided into 10 services on functions basis like legislative, executive, administrative, verbatim reporting services। ठीक है, स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट इन रिस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट था ये लाइन, स्पीकर एंड chairman can create new post in respective secretariat. However, for post of class 1 and class 2 prior consultation with union ministry of finance is mandatory। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि स्पीकर और चेयरमैन नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने सेक्रेटरीट के केस में। ठीक है, लेकिन जो क्लास 1 की पोस्ट होगी और क्लास 2 की पोस्ट होगी उसके लिए उनको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की कंसल्टेशन जरूरी है। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउसेस होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, देख लो, एक कैबिनेट सेक्रेटरी अपने आप सबसे बड़े ऑफिसर माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं दोनों हाउस के, उनकी रैंक इनके बराबर होती है। However, in table of precedence, cabinet secretary is placed 11th position, whereas secretary of Lok Sabha and Rajya Sabha are placed at 23rd position। ठीक है, जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी इन लोग से काफी ऊपर आता है, ऑल्दो रैंक दोनों की सेम है। ठीक है, फिर फंक्शन है सेक्रेटरीट का, secretarial assistance for effective functioning of Parliament House, servicing various parliamentary committees, prepared research and reference material, payment of salary and allowances, Secretary General aid and advise presiding officers, prepared and published record of day to day proceeding of House। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है पता है? जब उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, जब
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो इलेक्टोरल ऑफिसर उनको बनाया जाता है, जो इनके मतलब चीफ सेक्रेटरी लोकसभा या राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं नॉर्मली उनको बनाया जाता है। ठीक है, एक बार लोकसभा के उसको बनाते हैं, एक बार राज्यसभा के उसको बनाते हैं सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। स्पीकर लोकसभा vested with ultimate guidance and control over secretariat, administrative head, secretary general है। recruitment in condition of services govern लोक सभा secretariat recruitment। अच्छा ठीक है, फिर इसके चेयरमैन राज्यसभा vested with administrative control over the secretariat, administrative head कौन है, secretary general। और रिक्रूटमेंट एंड कंसल्टेंट सर्विस कब है, 1957 था और ये 1955। ठीक है, लॉ ये देख लेना, रूल है नॉट लॉ। ठीक है, रूल्स है। promulgation by president in consultation with chairman। ठीक है, ये भी स्पीकर। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद 2-year टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 30। अच्छा, मतलब नए जो सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब नाम मुझे भी नहीं याद है, इसमें दिया भी नहीं है। अबाउट कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ ACC यानी ACC मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी होगा ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ये अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, इसमें कई सारे रूल्स हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो कन्वेंशन पे चलती हैं और कई रूल्स भी हैं, तो वो रूल्स इसके अंदर डिफाइंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, तो कई सारे रूल्स हैं, कई सारे कन्वेंशन हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में काम आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, दो है। फंक्शंस क्या है इनके, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, आयरन आउट डिफरेंसेस अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। Chief Secretary has no authority over working department as Chief Secretary is regarded as primus inter pares among Secretariat of Union Government। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके ऊपर इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है क्योंकि इनको प्राइमस इंटर पारस मतलब फर्स्ट एमंग इक्वल्स। ठीक है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स। ठीक है, तो इनको फर्स्ट एमंग इक्वल्स माना जाता है, मतलब प्रियोरिटी नहीं है, आप सब एक साथ हो पर उनको पहले प्रेफर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के केस में भी यही कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सारे सेम है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइमस इंटर पारस है। फिर है प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा। किस किस टाइम देते हैं, एक तो जब नई लोकसभा बैठती है तब वो देते हैं, और साल के पहले दिन, जो मतलब साल के पहले दिन जो भी सेशन शुरू होगा, ठीक है, तब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। अबाउट प्रेसिडेंट एड्रेस, Article 86 allows President to address either House of Parliament or both houses together. President has not so far addressed under this provision. President has, अच्छा, और Article 87 provided two instances when President especially address both houses of Parliament assembled together. पहला at the beginning of first session after each general election और दूसरा the first session of each year। ये अभी रिसेंटली हमने देखा था, प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ था तो वो इसके अंडर में था, सेकेंड वाले पोजीशन के। और ये वाला कब हुआ था, एट बिगनिंग, जब इलेक्शन हुआ था 2024 में, तब उसके बाद जब पहली बार लोकसभा बैठी होगी तब उन्होंने जॉइंट सेटिंग को एड्रेस किया होगा। फिर ओरिजिनली आर्टिकल 87(1) रिक्वायर प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट। अच्छा, शुरू में क्या था, प्रोविजन था कि जब भी पहला हर सेशन के पहले जो भी सेटिंग होगी पार्लियामेंट की उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, लेकिन इसको पहले अमेंडमेंट के साथ ही अमेंड कर दिया गया था कि भाई ऐसा नहीं है, साल भर में एक ही बार एड्रेस कर देंगे वो बहुत है। ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 18th लोकसभा टू ओथ। ठीक है, तो कौन इनको ओथ दिलाता है, जो नए नए मेंबर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर ना, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन माना जाता है, जो सबसे एज्ड
मेंबर होगा लोकसभा का, उस जो नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है उसमें जो भी सबसे एज्ड मेंबर होगा उसको नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, कहीं रूल नहीं लिखा है ऐसा। फिर आर्टिकल 99 डील्स विद ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ एमपीज टू बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, तो वो किसको अपॉइंट करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। द forms of oath are provided in third schedule, article 104 provision a penalty for a member if he sits in house without oath, ठीक है। आप इलेक्ट हो गए हो, ठीक है, इलेक्शन हुआ, आप इलेक्ट हो गए हो, लेकिन आप तुरंत लोकसभा में नहीं बैठ सकते बिना ओथ के। बिना ओथ के बैठोगे तो पेनल्टी पड़ेगी। और अगर स्पीकर नहीं है, मतलब अगर स्पीकर है तो स्पीकर ओथ दिलाते हैं। अगर स्पीकर नहीं है, मान लो कि तुरंत ही इलेक्ट हुए हो, तो जब सारे अभी इलेक्ट हुए हैं, कोई स्पीकर नहीं है, तो प्रोटेम स्पीकर उसमें से चुने जाते हैं और वो जो है ओथ दिलाते हैं, ठीक है। ओथ दिलाने के बाद पहला काम होता है कि स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। फिर जो दूसरे मेंबर होंगे जो रह गए होंगे उनको ओथ दिलाई जाती है, या अगर कहीं बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद जो नए मेंबर आएंगे तो उनको भी स्पीकर ही ओथ दिलाएंगे, ठीक है। Exception to this rule, an individual can become a minister without being elected to parliament, and she can take part in proceeding of house without having power to vote. Oath can subscribe in English or any 22 scheduled language. इसमें एक्सेप्शन क्या था कि मतलब जैसे हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, प्रैक्टिकली कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, इवन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है बिना इलेक्शन के 6 महीने के लिए, क्योंकि उसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं। तो अगर वो मेंबर नहीं है तो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर वो वोट नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा जिसका भी मेंबर जिसमें भी जाएगा वो, तो वो मिनिस्टर हो सकता है या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि प्रैक्टिकली वो मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं है का क्या मतलब है कि उसने ओथ भी नहीं ली होगी ना, क्योंकि ओथ मेंबर को ही दिलाई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, ये खत्म हो गया। थर्ड टॉपिक हम शुरू करेंगे कल, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।